अब कैपेसिटी यानी ताकत के एतबार से कंप्यूटर जो होता है उनको 4 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सबसे लोएस्ट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ रखने वाले कंप्यूटर्स माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। उसके बाद उनसे ज़्यादा प्रोसेसिंग और हार्डवेयर फीचर्स रखने वाले मिनी कंप्यूटर्स होते हैं। उसके बाद उनसे ज़्यादा ताकतवर जो होते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं। और फिर आखिर में सबसे ज़्यादा पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स की टाइप होती है। तो गोया कंप्यूटर कैपेसिटी यानी काम करने की सलाहियत और ताकत के एतबार से 4 अलग अलग टाइप्स के हैं। सबसे पहले आपको सबसे लोएस्ट सलाहियत रखने वाले माइक्रो कंप्यूटर से स्टार्ट करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स का एक और नाम होता है, इनको एसओसी यानी सिंगल सिस्टम ऑन अ चिप भी कहा जाता है। तो सिस्टम ऑन अ चिप ये सिंगल चिप प्रोसेसर्स होते हैं। और जितने भी हमारे लैपटॉप्स हैं या जो स्मार्टफोन गैजेट्स वगैरह हैं, ये सारे के सारे जो है सिंगल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड डिवाइसेस होते हैं। तो ये सारे माइक्रो कंप्यूटर्स कहलाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स किसी एक इंडिविजुअल इंसान की तमाम तर ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी होते हैं। और ये मल्टी यूज़र सपोर्ट नहीं रखते, सिर्फ एक ही बंदे की जो है सारी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। इनसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर जो होता है मिनी कंप्यूटर होता है, जो कि हमें लार्ज स्केल पे अगर हमारे पास मल्टीपल जगहों पे जो भी काम हो रहा है, कैलकुलेशंस हो रही है और उन सारी कैलकुलेशंस को हमें एक जगह से कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल जो कंप्यूटर होता है वो होता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर सर्वर बेस्ड कंप्यूटर्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे गुलशन मेमार में जितना भी केबल नेट का जो सिस्टम है ना, तो इसके जो है एक सर्वर है मेमार का। तो मेमार के सर्वर से सारे मेमार के जितने भी जो इंडिविजुअल्स हैं जिनको केबल नेट प्रोवाइड हो रहा है वो सर्वर से कनेक्टेड है। ठीक है भाई, तो वो सर्वर जो है वो एक मिनी कंप्यूटर है। ठीक है ना, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड, उसकी कैलकुलेशन वो मुख्तलिफ सर्वर्स को बैक वक्त कंट्रोल कर रहा है। ठीक, इसी तरीके से आप की एक और मिसाल ये है कि हमारे पास किसी भी एक बैंक की ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान में है। ठीक है, मिज़ान बैंक की मिसाल ले लें तो उसकी कराची में भी ब्रांच है, पेशावर में भी है, रावलपिंडी में भी है, पूरे पाकिस्तान में उसकी ब्रांचेज हैं। तो अब जो बैंक है उसको उसका अगर कोई यूज़र है जिसकी मुख्तलिफ शहरों में अकाउंट है, तो उसका डाटा को मेंटेन कैसे करता होगा वो बैंक। तो उसके पास एक सेंट्रल जो हेडक्वार्टर होता है उसका मिज़ान बैंक का, तो वो क्या करता है, वो तमाम जगहों की ब्रांचेस की जो प्रोसेसिंग होती है उन सबको अपने पास बैकअप बना के रखता है। उनको डेली जो है अपने पास, यानी उसके पास है, वो कंट्रोल हो रही होती हैं एक्चुअली। तो जितना भी किसी भी ब्रांच का जो भी डाटा इंटर हो रहा होता है वहाँ से, वो सिर्फ उस ब्रांच तक नहीं रहता, वो जैसे ही वो इंटर करते हैं वो टोटल उसका सारा का सारा डाटा उनके सिस्टम पर, उनके सर्वर पर अपग्रेड हो जाता है। तो वो जो उनका सर्वर है वो क्या है, एक मिनी कंप्यूटर है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से हमारे पास अब इससे भी ज़्यादा कंप्यूटर अगर पावरफुल अगर हमें प्रोसेसिंग करनी हो तो वो फिर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अच्छा बच्चों, आप लोग जो हैं गूगल क्रोम पे जो भी लिख के सर्च करते हैं, तो गूगल का ये सारा जो डाटा होता है ना वो भी हमारे पास मिनी कंप्यूटर्स या सर्वर कंप्यूटर्स के ऊपर स्टोर होता है। तो आप सोचें ज़रा मिनी कंप्यूटर कितना पावरफुल होता है कि जो है पूरी दुनिया में जो हम गूगल पे कुछ भी लिख करके सर्च करते हैं तो वो उसका सर्च डाटा जो हमें रिटर्न करता है। तो ये डाटा इतनी ह्यूज क्वांटिटी के अंदर गूगल किस तरह से मेंटेन करता है। तो गूगल के पास जो है तकरीबन 2 मिलियन से ऊपर जो है ना मिनी कंप्यूटर्स हैं जिसके अंदर वो डाटा को स्टोर रखता है और उसके ज़रिए से प्रोसेसिंग करता है। अच्छा, अगला हमारे पास था मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो मिनी कंप्यूटर के मुकाबले में ज़्यादा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ रखता है, ज़्यादा पावरफुल होता है और इसका हार्डवेयर स्ट्रक्चर जो होता है वो उससे मिनी कंप्यूटर के मुकाबले में ज़्यादा होता है पावरफुल। इसके अंदर होता ये है कि मिनी मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर इनकी जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ होती है वो मिनी से कई गुना ज़्यादा डबल होती है। पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में। जैसे मिनी कंप्यूटर जो है वो तकरीबन 4 से 100-200 जो है कनेक्ट कर सकता है टर्मिनल्स को और उनकी प्रोसेसिंग जो है ना मैनेज कर सकता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर इससे भी ज़्यादा लेवल पे पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ये यूज़ कहाँ होते हैं ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ये किसी बहुत बड़े ऐसे इदारों में यूज़ होते हैं जिनकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है या जिनको ज़्यादा डाटा मैनेज करना होता है, तो वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। अच्छा, इसकी मिसाल क्या है भाई, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है, मेन फ्रेम बेसिकली बेटा लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यूज़ होते हैं। जैसे कि इसकी मिसाल है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन जो है वो एक बहुत बड़ा जाइंट जो है ऑनलाइन रिटेलर है। दुनिया की कौन सी प्रोडक्ट
नहीं है जो उसके पास नहीं मिलती आपको। पाकिस्तान में तो फ़िलहाल वो सर्विसेज नहीं देते डायरेक्टली, लेकिन ये है कि अमेज़ॉन जो है पूरी दुनिया में, इवन इंडिया के अंदर भी जो है अमेज़ॉन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो वो एक बहुत बड़ा जॉइंट ऑनलाइन रिटेलर है। तो उसके पास तकरीबन जो है एम्प्लॉयज़ 2.5 लाख के करीब हैं, और उसके पास प्रोडक्ट्स की जो तादाद है ना वो करोड़ों में, अरबों खरबों के अंदर। यानी जो भी रोज़मर्रा की इस्तेमाल की आप आसपास कोई भी चीज़ देखते हैं ना, वो सारी की सारी चीज़ें आपको अमेज़ॉन पे ऑनलाइन मिल सकती हैं। और वो भी एक चीज़ भी किसी एक कंपनी की नहीं होती। वो जाहिर सी बात है, आप फर्ज करें अगर आपको आइसक्रीम खानी है तो सिर्फ एक कंपनी की नहीं होती, बहुत सी कंपनीज की आइसक्रीम्स होती हैं। तो इसी तरीके से उनके पास कोई भी एक प्रोडक्ट जो होती है तो वो एक से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स की होती है। तो सोचो ज़रा उनके पास कितना ज़्यादा डाटा होता है जो उनको रिकॉर्ड करना होता है, फिर उसके बाद उसके ऑर्डर्स जो हैं उनको मैनेज करना होता है कि भाई कोई गलत जगह शिपमेंट ना चली जाए। ठीक है भाई, पता चला कि मंगाया कुछ था और आ कुछ गया। तो वो इतने स्मूथली एक्यूरेटली बिना किसी मिस्टेक के अपना ऑपरेशन कैसे मेंटेन करते हैं, तो वो लोग यूटिलाइज करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को। तो उनके तकरीबन फैसिलिटी सेंटर्स हैं तकरीबन दुनिया में ऑलमोस्ट 175-180 के करीब जो है उनके फैसिलिटी सेंटर्स हैं। और ये फैसिलिटी सेंटर्स कितने ह्यूज होते हैं आप इसका अंदाज़ा लगाइए कि एक फैसिलिटी सेंटर में ये जो हमारा सबसे बड़ा इम्तियाज़ है ना, इस जैसे भी 4-5 घुस जाएंगे, इतने बड़े साइज का इसका फैसिलिटी सेंटर होता है। और वहाँ पर रोबोट्स काम कर रहे होते हैं। अब इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो है रोबोटिक्स पर अपना सिस्टम मुंतकिल कर दिया है कि जितना भी जो ऑनलाइन ऑर्डर्स वगैरह आते हैं तो इनके वेयर हाउसेस में रोबोट्स काम कर रहे होते हैं। उनको पता होता है कि ये चीज़ जिसका ऑर्डर आया है ये चीज़ कौन से शेल्फ में रखी हुई है, कहाँ पे रखी हुई है। तो वो रोबोट जाता है, खुद ही उस शेल्फ से वो चीज़ उठाता है और ला करके उसका ऑर्डर पैकिंग की लिस्ट लाइन में डाल देता है। वहाँ से वो पैक होता है, उसके ऊपर टैग लगता है कि भाई ये किसका ऑर्डर है, कौन सी कंट्री से, कौन से स्टेट और कौन सी गली से आया है ये। तो वो सारी चीज़ें सारी की सारी इंटीग्रेशन में चल रही होती हैं। इसी तरह एक कंप्यूटर होता है कि भाई वो सारे शेल्फ पे नज़र रखता है कि भाई इस शेल्फ में से अभी कितनी चीज़ें उठ के जा चुकी हैं। जब उसको लगता है कि भाई ये इसमें जो है ना अब चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो है पीछे दूसरे रोबोट को जो है ना ऑर्डर देता है कि भाई फला शेल्फ खाली होने वाला है, इसमें जाके ये चीज़ दोबारा से प्लेस करो। तो इतने लार्ज स्केल पे सारा काम इंटीग्रेशन के साथ स्मूथली चल रहा है 24 आवर्स। तो वो ये सारी चीज़ें कैसे कर रहे हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज़ करके कर रहे हैं। इसके अलावा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का और भी इस्तेमाल डिफेंस में बहुत ज़्यादा होता है। यानी जितनी भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होती हैं तो ये लोग भी जो है इनके जो कंप्यूटर्स होते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं। आप में से जिन बच्चों ने अगर मॉडर्न वॉरफेयर वाले गेम्स खेले हों तो उनको पता होगा कि अब आजकल जो है इवन जो एक सिंगल सोल्जर भी होता है ना, तो उसके भी हेलमेट के ऊपर जो है वो सारा कैमरा लगा हुआ होता है, माइक लगा हुआ होता है। तो उसकी भी सारी लाइव फीड जो होती है ना वो सारी वहाँ पे ऑपरेशन सेंटर में मैनेज की जा रही होती है। तो हर सोल्जर जो है जो भी ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा होता है वो सारी लाइव फीड वहाँ से उसकी सिस्टम पे नज़र आ रही होती है। साथ साथ जो ड्रोन है, सैटेलाइट्स हैं, ठीक है ना, वो सारी पिन पॉइंट कर रही होती हैं। तो ये जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज इतनी होती हैं कि ये डिफेंस में भी बहुत ज़्यादा, यानी मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी ये इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अच्छा, इनके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बाद हमारे पास इससे ज़्यादा जो फास्ट प्रोसेसिंग और ज़्यादा जो है डाटा हैंडलिंग वाले कंप्यूटर्स होते हैं उनको हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर्स। यानी सुपर कंप्यूटर्स ना हमारे पास हाईएस्ट आखिरी सीलिंग है कि इससे ज़्यादा जो है कोई पावरफुल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। तो सुपर कंप्यूटर जो होता है इसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब टेराफ्लॉप्स में काउंट की जाती है। और इसको आप इस तरह से समझ लें कि ये 1 सेकंड के अंदर तकरीबन जो है 9 मिलियन बल्कि 9 ट्रिलियन से भी ज़्यादा अलग अलग साइज के ट्रायंगल्स बना सकता है, कैलकुलेशंस कर सकता है। ठीक है, और मतलब इतनी मैसिव कि अगर हम उनको वर्ड्स में टेराफ्लॉप्स वगैरह में एक्सप्लेन तो करते हैं लेकिन हम मेंटली तौर पे कंप्रहेंड नहीं कर सकते, बहुत फास्ट स्पीड होती है। अब इतनी ज़्यादा फास्ट स्पीड यूटिलाइज कहाँ होती है, यानी इसका कहाँ इस्तेमाल होता है। अभी मेन फ्रेम तक तो चलो समझ में आता है कि भाई मिलिट्री यूज़ करती है, वो सारी चीज़ें आपस में सारे सोल्जर्स की और गाइडेड मिसाइल्स की और सैटेलाइट्स की, जीपीएस की, हर चीज़ लोकेशन को वो एक जगह कैलकुलेट करके सबसे इंटरलिंक कर रही होती है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं, जब इससे सुपर कंप्यूटर ज़्यादा पावरफुल है तो वो फिर जाहिर सी बात है वो इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस देता होगा। तो ये यूटिलाइज कहाँ होता है, देखो, अगर आप अमेरिका में हैं, ठीक है भाई, या किसी भी
डेवलप कंट्री में, अमेरिका की मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि अभी इस वक्त अमेरिका और चाइना जो है वो दो लीड पायोनियर्स हैं, यानी कि समझ लो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स इन दो नेशंस के पास हैं, क्या तो अमेरिका के पास या चाइना के पास। और इन दोनों में चलती रहती है कि कभी सुपर कंप्यूटर चाइना वाले फास्टेस्ट बनाते हैं तो फिर अमेरिका वाले उससे ज़्यादा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी डाल के अपना वाला सुपर कंप्यूटर और अपग्रेड कर देते हैं। तो अभी लास्ट टाइम चाइना का सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा पावरफुल था, तो अब जो है ना अमेरिका वाले उससे ज़्यादा जो है प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी का सुपर कंप्यूटर बना रहे हैं। तो करता क्या है भाई, देखो अगर आप अमेरिका में पढ़ रहे हैं, कोई आप रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट का आप हिस्सा हैं किसी टीम में, वहाँ आपने कोई इन्वेंशन करी या कोई डिस्कवरी करी या आपने कोई ज़बरदस्त किस्म की चीज़ डिस्कवर कर ली, या आपकी कोई भी रिसर्च जो है जो कि किसी भी किस्म के फ़ायदे के लिए यूज़ हो सकती है, वो रिसर्च आप अपने तमाम कोलीग्स के साथ मिलके जो कर रहे हैं, तो वो बैक वक्त गवर्नमेंट की ऑब्जर्वेशन में होती है। उस रिसर्च को जाहिर सी बात है जैसे ही आप वो रिसर्च अपलोड करेंगे या फाइनलाइज करेंगे उसके रिजल्ट को, तो ऑब्वियसली अगर वो रिसर्च गवर्नमेंट के फेवर में है या किसी खास डिपार्टमेंट के, तो वो अल्टीमेटली आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है भाई। तो गवर्नमेंट जो है वो सबसे बड़ी यूज़र होती है सुपर कंप्यूटर की, और मिलिट्री भी तो गवर्नमेंट के अंडर में आती है, तो मिलिट्री और गवर्नमेंट जो है ये सुपर कंप्यूटर के सबसे बड़े यूज़र्स होते हैं। और सुपर कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो बनाया ही इसीलिए गया क्योंकि हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूरत की थी जो कि मेन फ्रेम से भी ज़्यादा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी मांगती थी। मिसाल के तौर पे पूरी दुनिया में कहीं से भी जलजले आते हैं तो जलजले का सबसे पहले जो है वहाँ अमेरिका में पता चल जाता है, क्योंकि उनके पास जो सुपर कंप्यूटर है जो कि वेदर की स्टडी करता है, तो वो दुनिया के तमाम मुल्कों में उन्होंने छोटे छोटे सेस्मिक सेंसर्स लगाए हुए। तो कहीं की भी जगह अगर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है, ज़मीन हिलती है, तो उस मुल्क के सेंसर्स बोलते हैं, तो वो डाटा अल्टीमेटली उनके डिपार्टमेंट तक पहुंच जाता है। तो वो उसको जो है पहले से ही लॉन्च कर देते हैं कि भाई वो बता देते हैं कि भाई यहाँ जो है अंदेशा है जलजले आने का या यहाँ अंदेशा है बारिशें आने का। इन्होंने वेदर की सैमुलेशंस बनाई हुई हैं अगले 50 साल 100 साल बाद दुनिया का एटमॉस्फेयर कैसा होगा, आने वाले सालों में कैसा होगा। तो जितनी भी हमारी यहाँ जो वेदर वगैरह की रिपोर्टें अक्सर जो बता रहे होते हैं शाम में एंकर्स, वो ज़्यादातर होता क्या है, वो सुबह में बीबीसी में पहले ही बता दी गई होती हैं कि पूरी दुनिया में फला जगह पे क्या टेम्परेचर होगा, यहाँ बारिश के चांसेस हैं कि नहीं है, वगैरह वगैरह। 2010 में पाकिस्तान में 2010 और 8 में जो है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बारिशें हुई थी पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना। तो वो एक ख़ास वेदर इफेक्ट की वजह से बारिशें हुई थी और पूरी सैलाबी सूरत हाल हो गई थी। तो आपको पता है बेटा वो जो सैलाबी सूरत हाल हुई थी उससे 6 महीने पहले जो है वहाँ अमेरिका का जो वेदर का जो इदारा है, नाम याद नहीं आ रहा अभी, तो उन्होंने 6 महीने पहले जो है उसकी प्रिडिक्शन कर दी थी कि जो है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर और साउथ एशिया के रीजन में जो है ख़ास किस्म का जो है पैटर्न बन रहा है, जिससे आने वाले 6 महीनों के दौरान जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा मानसून रेंज होंगी। तो अब सोचे ज़रा उन्होंने ये सारी चीज़ें कैसे कैलकुलेट करी, सुपर कंप्यूटर की मदद से। तो सुपर कंप्यूटर जो होता है उसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और वो ज़्यादातर जो है वो ऐसे ही रिसर्च इदारों में यूज़ होता है। यहाँ हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि क्या पाकिस्तान में भी कोई सुपर या मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं कि नहीं है? क्या लगता है आपको, होंगे पाकिस्तान में कोई कंप्यूटर्स? तो बच्चों पाकिस्तान में सुपर कंप्यूटर है अल्हम्दुलिल्लाह, एक से ज़्यादा है, ठीक है भाई। एक तो सुपर कंप्यूटर 2012 में ये हमारी यूनिवर्सिटी है, नस्ट यूनिवर्सिटी है, वाहिद यूनिवर्सिटी है, और एक आई थिंक शायद कराची यूनिवर्सिटी के पास सुपर है या मेन फ्रेम तो होगा ही होगा। तो पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह सुपर कंप्यूटर मौजूद है। हाँ अलबत्ता सुपर कंप्यूटर है, लेकिन ये नहीं कह रहा कि वो सुपर डुपर कंप्यूटर है, वो बस सुपर कंप्यूटर की सबसे लोएस्ट कैटेगरी में आता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुपर कंप्यूटर एक है हमारे पास। वरना दुनिया के जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स हैं उनकी लिस्ट बनती है ना, तो टॉप 500 में हमारा कोई सुपर कंप्यूटर उस लिस्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन बहरहाल स्लो सही पर है ज़रूर। तो खैर जनाब, तो आप इंशाल्लाह ताला आगे चल करके इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनिएगा, तो वहाँ पर आप जो है अगर कोई रिसर्च वगैरह करेंगे तो पाकिस्तान में भी एक इदारा है इसका रिसर्च का और सैमुलेशंस का, तो नस्ट के अंडर में तो उन्होंने जो है सुपर कंप्यूटर जो पाकिस्तान का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था तो वो जो है इंस्टॉल किया हुआ है वहाँ पे, ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ एक बात और अपने दिमाग में रखिए कि हमने अभी जितने भी चारों
कंप्यूटर की टाइप्स पढ़ी हैं, ठीक है ना, कैपेसिटी के एतबार से। तो कैपेसिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ इनकी हार्डवेयर कैपेबिलिटीज़ का ज़्यादा या कम होना होता है। इंडिविजुअल सिंपल पर्सनल कंप्यूटर से लेकर के जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर था, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर तक, तमाम कंप्यूटर्स के जो बेसिक कदोखाल होते हैं, यानी जो बेसिक उनके फीचर्स होते हैं हार्डवेयर के, सॉफ्टवेयर के, उनकी थियोरिटिकली वाइज कोई तब्दीली नहीं होती, सिर्फ उनकी कैपेसिटी चेंज हो जाती है। आज बस समझ में। तो जो छोटा कंप्यूटर होता है, जो जैसे माइक्रो कंप्यूटर होता है, उसकी चंद जीबीज की हार्ड डिस्क होती है, टीबीज की हार्ड डिस्क होती है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास यही चीज़ जब चली जाती है मिनी कंप्यूटर के अंदर, तो उसकी स्टोरेज और उसकी जो प्रोसेसर की जो स्पीड होती है वो कई मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। बाकी उसके अंदर और कोई चीज़ तब्दील नहीं हो जाती कि वो बिल्कुल ही एक नए किस्म का कंप्यूटर है, तो उसकी सारी चीज़ें जो है उसके फंक्शन डिफरेंट होंगे। हाँ, सिर्फ उसका हार्डवेयर का इनपुट के डिवाइसेस थोड़े से चेंज हो जाते हैं, ठीक है भाई, आउटपुट के डिवाइसेस चेंज हो जाते हैं, लेकिन उसके अंदर भी इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर सब कुछ होता है। मोबाइल में एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर होता है, आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप में विंडोज या लिनक्स वगैरह सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इसी तरह से मिनी कंप्यूटर्स के, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर भी डिफरेंट होते हैं, और इसी तरह सुपर कंप्यूटर का भी सॉफ्टवेयर डिफरेंट होता है, ठीक है भाई, इनको चलाने के लिए। तो बेसिक फीचर सबके सेम रहते हैं, सिर्फ प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, मेमोरी वगैरह जो है वो इन सब की डिफरेंशिएट हो जाती है। अब गूगल का जो डाटा सर्वर है, जो पूरी दुनिया का डाटा स्टोर कर रहा है, ऑब्वियसली वो आपसे कई गुना ज़्यादा हैवी हार्ड डिस्क यूज़ करेगा। आपको ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है, तो आपकी हार्ड डिस्क जो होगी वो थोड़ी कम कैपेसिटी की होगी, ठीक। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है कि कंप्यूटर की कितनी क्लासेस होती हैं। 3 तरीके की क्लासिफिकेशन हमने आपको पढ़ाई। उसमें से पहली वाली जो क्लासिफिकेशन थी वो अकॉर्डिंग टू क्या थी भाई? पहली वाली क्लासिफिकेशन थी अकॉर्डिंग टू पर्पस, कि कंप्यूटर पर्पस के एतबार से कितने तरीके के होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाई, वो थी अकॉर्डिंग टू डाटा हैंडलिंग, ठीक है भाई, कि डाटा हैंडलिंग के हिसाब से कितने कंप्यूटर्स होते हैं। फिर उसके बाद आखिरी हमने पढ़ी है अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, ठीक। तो यहाँ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इंशाल्लाह ताला हमारा लास्ट टॉपिक आएगा कंप्यूटर का, इस फर्स्ट चैप्टर का, जो कि इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर ऑन द सोसाइटी होगा और इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह होगा, ठीक। उसके बाद जो है ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर, फर्स्ट जो चैप्टर है, ये सबसे बड़ा चैप्टर है कंप्यूटर का। बाकी सारे चैप्टर जो है वो उतना ज़्यादा लेंथी नहीं है। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा काम होगा, रिटर्न वर्क, ठीक है ना। और इसकी थ्योरी जो कि इसमें कंप्यूटर की बेसिक्स आपको दी गई थी, तो ये कंप्यूटर की पूरी बुक का दोनों ईयर्स में सबसे बड़ा चैप्टर है, जो इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।